हेलो दोस्तों, टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? गणतंत्र और लोकतंत्र। हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे डेमोक्रेसी के बारे में। और डेमोक्रेसी देखिए, एक देश में दो तरीके की सरकार हो सकता है। जो देश को चलाने वाला जो सरकार हम बोलते हैं, जिसको जो देश को चलाता है, जो देश का किंग होता है और प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है, जो देश को चलाता है, उस वहाँ पे दो तरीके के होगा सरकार। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है एक, और एक नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। ठीक है, हमारा देश भारत, इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जाता है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र की देश है। यहाँ पे लोकतंत्र चलता है। अमेरिका का पूर्व जो उनका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सर अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोले थे? उनका स्टेटमेंट क्या था? क्या था उनका स्टेटमेंट? डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या अगर मानते हैं आप? व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन डॉक्टर जो अब्राहम लिंकन अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो थे, तो वो क्या बोले थे? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ओके, डेमोक्रेसी बाय द पीपल of the people and for the people। बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन क्या बोले थे? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट व्हाट, सरकार की किसके लिए है? डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट, गणतंत्र का जो सरकार है, लोकतंत्र का सरकार है, किसके लिए? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। वो उस देश के नागरिक जो होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, देश का नागरिक, उन्हीं के लिए ही है। और किन के लिए होगा? तो उनका गणतंत्र का डेफिनेशन, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इससे और बढ़िया डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो अगर इसका सिंपल डेफिनेशन हम चलते हैं जानने के लिए, तो क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहां की सरकार और रूलर कौन होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार, और इन द फॉर्म ऑफ किंग, जहां पे मोनार्की सिस्टम चलता है और जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होगा, उसका प्रॉपर डेफिनेशन वहाँ किसको हम बोलेंगे? जहाँ पे रूलर्स जो रूल करता है, जो देश को शासन करता है, तो वो इलेक्टेड बाय द पीपल, वो उसको देश का जनसाधारण, जो देश का सिटीजन और नागरिक है, वो ही चुनाव के द्वारा चुन के
उसको बिठाया होगा, रूलर के तौर पर माना होगा कि यही हमारा शासक है, यही हमें शासन करेगा आने वाला 5 साल के लिए। ठीक है, आने वाला 5 साल के लिए, जो कि हमारा भारत में कितने साल के में इलेक्शन होता है, 5 इयर्स में। तो द प्रॉपर डेफिनेशन इज व्हाट, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जहां पे सरकार को खुद उसी देश का जनता ही चुनता है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अगर जो इसके बारे में देखें, डेमोक्रेसी दो तरीके का डेमोक्रेसी है। एक जो होता है हाथी का दांत, जिसे बोलते हैं हाथी का जो दांत है, एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए एक है। डेमोक्रेटिक कुछ देश जो होते हैं, कुछ कंट्री, जैसे कि हमारा देश को तो हमको तो पता है डेमोक्रेसी क्या है। हमारा देश एक देश है और यूएस है दो, ये दोनों देश है, ठीक है, ये दोनों देश बेटर, यूएसए एंड इंडिया, ये दोनों देश एक बेटर एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। सरकार काम नहीं कर रहा है, अगर आपका देश के हित में वो काम नहीं कर रहे हैं, जिनको हम चुनाव में चुनने के जिनको बैठाए हैं सरकार में, जो अगर वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको 5 साल में, इन 5 इयर्स, निकाल के फेंक दो और किसी को लाओ और किसी को ले आओ, उनको निकाल के फेंक दो। तो वही तो है डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ देश में क्या है डेफिनेशन, इसको जो डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन अलाउस अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार were not elected by the people. म्यांमार का जो रूलर है वो आर्मी रूलर है, आर्मी रूलर, म्यांमार का रूलर। और वहां पे दो जो हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो आर्मी के कंट्रोल में, वहां पे म्यांमार में आर्मी के कंट्रोल में जो आएगा, ठीक है, जिसका होल्ड आर्मी के पास होगा, जिसका लगाम आर्मी के पास होगा, वो ही देश, उस देश को, म्यांमार को चलाने के लिए उस गद्दी में बैठेगा। तो इनडायरेक्टली देश को चला रहा है, कौन चला रहा है, आर्मी चला रहा है। ये एक आर्मी रूल्ड कंट्री है। यहाँ पे सिर्फ दांती, जो पहले मैं बोल रहा था, हाथी का 2 दांत है, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए है। तो दिखाने के लिए ही रूलर बैठा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन असली रूल कौन कर रहा है यहाँ पे, आर्मी कर रहा है। असली रूलर है आर्मी वहाँ का। तो एक म्यांमार एक आर्मी रूल्ड कंट्री है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन है, चिल्ली भी है, ठीक है। वहां पे डिक्टेटर्स टाइप जो है, डिक्टेटरशिप जो वो बोलता है, डिक्टेटर्स, ठीक है। वहां पे इलेक्टेड बाय द पीपुल, वहां पे डिक्टेटरशिप है चिल्ली में। वो वहां पे इलेक्शन नहीं होता है, वहां पे इलेक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर डिक्टेटर्स, ठीक है। और मोनार्की सिस्टम जो है वो उसको ही हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम, मोनार्की, ठीक है। मोनार्की सिस्टम को हम बोलते हैं डिक्टेटर्स, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो देश के सिटीजन के द्वारा चुनाव में चुन के नहीं आते हैं, ठीक है। और द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज the people have chosen them
to do so, but because they happen to be born into the royal family. The king of Saudi Arabia, किंग, वो क्या है? रॉयल फैमिली, मोनार्की सिस्टम वहां पे भी है, प्रिंस, ठीक है, प्रिंस मोनार्की सिस्टम, वो रॉयल फैमिली में जन्मे हुए हैं, इसीलिए ही उनका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है, इसीलिए वो किंग है। वहां पे लोग चुन के वहां उनको नहीं बैठाते हैं उस गद्दी में, जो सरकार में, ठीक है। वो एक सऊदी अरबिया के और चिली के डिक्टेटरशिप मोनार्की सिस्टम वहां पे चलता है, और म्यांमार तो है आर्मी रूल्ड कंट्री, ठीक है। डेमोक्रेसी इज पीपुल्स रूल। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लिए, यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये सिर्फ इन लोग बोलते हैं कि हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है, ये बोलते हैं हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक्चुअल में इनका देश क्या डेमोक्रेटिक है? हम अभी पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना का एग्जाम्पल लेंगे, और मैक्सिको का भी एग्जाम्पल लेंगे। डेमोक्रेटिक क्या है? जो पीपुल, जिसको चुना के, इलेक्टेड करके, वो देश का पीपुल जो चुन के जिनको गद्दी में बिठाते हैं, सरकार में बिठाते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं ना डेमोक्रेटिक। लेकिन यहाँ पे तो वो इस तरह नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक है? नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मोनार्की है, डिक्टेटरशिप यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अगर बात करेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम पहले इसका डेफिनेशन जान चुके थे, फीचर्स डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पे जो देश का शासनकर्ता जो होगा, जो सरकार होगा, वो चुनाव में चुन के डायरेक्टली उस देश का नागरिक उसको सरकार में बिठाए होंगे। तो वो पीपुल जो उस देश का जो सिटीजन है, वही चुना के उनको वहां पे बिठाए मेजोरिटी दे के, तो यही होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहाँ किन लोगों का यहाँ पे आता है? सिटीजन, उस देश का जो सिटीजन्स होते हैं। तो चलिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट वन इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, ओके। पाकिस्तान का एग्जाम्पल चलिए लेते हैं। पाकिस्तान का पूर्व जो राष्ट्रपति थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, ओके। 1999 में जब कारगिल वार हुआ था, पता है 1999, यही आदमी जो है, यही आदमी उसी का ही हाथ था कारगिल वार में। ये क्या था 1999 में
सेना का, पाकिस्तान के सेना का वो चीफ बना, ठीक है, चीफ बना। वहाँ पे एक रूल है, जैसे कि म्यांमार में हम देख रहे थे कि जो आर्मी की कंट्रोल जो होगा, जो पार्टी आर्मी के कंट्रोल में ही होगा, वो ही उसको वहाँ पे नहीं लेके बिठाएंगे कि तुम वहाँ पे सरकार में बैठ सकते हो, तो इनडायरेक्टली वो ही रूल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, वो तो इनडायरेक्टली रहते हैं ना, बैकफुट में रहते हैं म्यांमार में। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ सेना का चीफ बने, ओके, वो क्या किए, वहाँ का जो रूलिंग पार्टी का जो सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या बोलते हैं, वजीर आजम साहब ना, वही बोलते हैं ना, वो जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनको वो निकाल दिए, सरकार को लेके फेंक दिए, और वो खुद ही बोले कि मैं ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद, ठीक है, वो बोले क्या, मैं ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। लेटर जिसको बोलते हैं, वो क्या बोले, इनडायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव जब सरकार को उन्होंने डिजोल्व कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को, करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट था उसको डिजोल्व कर दिया, वो सरकार को थ्रो कर दिया, वहां से लेके बाहर फेंक दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को खदेड़ दिया, उनका वजीर आजम साहब को। फिर वो क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी एग्जीक्यूटिव जो एक्टिविटीज होता है सरकार को चलाने में, देश को चलाने में सारे कंट्रोल इन्हीं के पास होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए। फिर 2002 में उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम इन द कंट्री, एक रेफरेंडम लाए, ठीक है, और उनका जो डेजिग्नेशन है चेंज टू प्रेसिडेंट। वो क्या किए, 2002 में एक रेफरेंडम के द्वारा उनका डेजिग्नेशन चेंज कर लिया प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति वो हो गए देश का। हमारे देश की भी राष्ट्रपति जी है, महामहिम जी। लेकिन क्या सच में क्या है आपको पता है, राष्ट्रपति जी के पास कितना पावर है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनका वजीर आजम जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनको हटा के वो प्रेसिडेंट खुद को रेफरेंडम लाके, ठीक है, रेफरेंडम लाके वो क्या किए, उनको खुद को प्रेसिडेंट 2002 में उनका डेजिग्नेशन जो था चीफ ऑफ आर्मी, उनको वो डेजिग्नेशन को चेंज करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको डेजिग्नेशन चेंज कर लिया उनका, ठीक है। फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसीज एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन malpractices and fraud. In August 2002 he issued a legal framework order. वो अक्टूबर में हुआ एक कांड, अक्टूबर में वो ये इंसिडेंट हुआ जो कि उनको उनका डेजिग्नेशन को वो चेंज कर लिए। फिर 2002 अगस्त में, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले वो क्या किए, अगस्त में 2002 अगस्त में सॉरी ये 2002 इसमें मेंशन 1999 में, सॉरी मैं बोला था, वो जो बोला था चीफ ऑफ 1999 में उन्होंने क्या किया, 1999 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, ठीक है, उनका अक्टूबर में था, ये था अक्टूबर महीना, ठीक है। फिर ये जो 2002 में किस महीने में वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए, वो जो उनका डेजिग्नेशन चेंज किए, ये मेंशन नहीं है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है आपको एनसीईआरटी में। फिर वो क्या किए, फिर 2002 अगस्त में जब 2002 अगस्त में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, ठीक है, जो लीगल फ्रेमवर्क
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया, जो अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाके 2002 अगस्त में अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट ही कर डाला। जब क्या हुआ, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो देश को चलाने का सारे कंट्रोल उन्हीं के पास ही रहेगा, जो इलीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जो चलते, ठीक है, उन्हीं के पास सारे पावर रहेगा। तो वो जब चाहेंगे नेशनल और प्रोविंशियल, नेशनल जो स्टेट एंड जो नेशन का पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो स्टेट प्रोविंशियल स्टेट्स है उसका क्या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री को नेशनल का, वो जब चाहेंगे तभी डिजल्व कर सकते हैं, तभी तोड़ सकते हैं और डिजल्व कर सकते हैं। उनके पास वो पावर रहेगा एज पर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट हैज बीन अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वो इस टाइप का काम किए, और जो भी होगा फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ एंड जनरल मुशर्रफ, ठीक है। यहाँ ही जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उनका स्टेट में, जो प्रोविंशियल उनमें प्रोविंसेस में उनका जो स्टेट्स में, वहाँ पे ना उनके पास ज़्यादा पावर होगा, ना सरकार जो सेंटर में जो है उनका जो सो मिनिस्टर्स उनके पास ज़्यादा पावर होगा। पावर किसके पास होगा? पावर होगा आर्मी के पास, ठीक है, पावर होगा मिलिट्री ऑफिसरों के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के पास। मुशर्रफ साहब, ठीक है, मुशर्रफ साहब के पास होगा और आर्मी ऑफिसरों के पास पावर होगा। पॉलिटिशियन को हटा दिए वो, चलो तुम चलो भाई। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, ठीक है। जब मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तान तब उस टाइम में था, तो उसको ये जो एक्टिविटीज चल रहा था, हम इसको डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज नहीं बोल सकते हैं। तो उस टाइम उस कंट्री का डेजिग्नेशन डेमोक्रेसी कभी तो नहीं लग सकता है, डेमोक्रेसी वहाँ पे वो वर्ड लग ही नहीं सकता है, ठीक है। देन आइए, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। अनदर वन इज okay, no white people have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्शन हो रहा था नेशनल एंड प्रोविंशियल जो असेंबली में, लेकिन वो इलेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए था, वो उनके पास कोई भी पावर नहीं था, सभी पावर जनरल साहब के पास था, परवेज साहब के पास। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, the power to take final decision rested with army officials and with general मुशर्रफ साहब, ठीक है। हम बात किए थे अभी, सभी पावर आर्मी एंड मुशर्रफ साहब के पास था। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, ये चलता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ पे डिक्टेटरशिप लाइक चिली एंड ऑल, ओके, मोनार्की सिस्टम भी जहाँ पे ये सब चलता है इस टाइप का। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनका जो पार्लियामेंट इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो जो हम बोल रहे थे हाथी का दांत जो दिखाने के लिए, इसी के लिए ही है, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए कुछ दूसरा ही है, ठीक है। देन बट द रियल पावर इज विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, जो इस तरह की आके पोजीशन में बैठ जाते हैं, जिनको उस देश का सिटीजन इलेक्ट करके नहीं बिठाए हैं इलेक्शन के द्वारा, उनके पास ही रियल पावर रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट होते हैं उनके पास रियल पावर नहीं रहता है, तो ये शो ऑफ के लिए ही है और कुछ नहीं। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी, अगर बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतंत्र में क्या होता है, गणतंत्र में, जो लोकतंत्र में, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, कि इस तरह के एक्टिविटीज करके जो शासन में आ जाते हैं और कंट्रोल उनके पास ले लेते हैं, उनके पास रहेगा।
जो इलेक्ट किया गए हैं पीपुल के द्वारा, जो सिटीजन के द्वारा, उस देश के नागरिकों के द्वारा जो इलेक्टेड होके जो बैठा गए हैं उस जो पोजीशन में, उनके पास रहना चाहिए पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, जो देश के हित में वो डिसीजन ले सकते हैं, वो रूल बना सकते हैं, वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, उनके पास देश इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव, कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास ही रहेगा, ना कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों के पास रहेगा। उनको ना ही कोई देश का जो पीपुल, उनका नागरिक सिटीजन ने इलेक्शन में जिता के उनको बिठाए वहाँ पे, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं डिक्टेटरशिप। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल। आइए नेक्स्ट फीचर में, नेक्स्ट फीचर क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। मेजर ये दिखे हम इलेक्टेड लीडर मेजर डिसीजन कैसे लेंगे, ओके। सेकेंड वन इज व्हाट? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या है? इसको क्यों हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन? देखिए चाइना में क्या हुआ, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। हमारे देश में जैसे 5 साल में इलेक्शन होता है, उनके देश में भी उस तरह के 5 साल में इलेक्शन होता है। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड समथिंग क्यू क्वांगो रेनमिन दाबियो दाहुई समथिंग, वो क्या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस उनका पार्टी का नाम है, ठीक है। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल जो पीपुल्स कांग्रेस जो पार्टी है उनके पास पावर रहता है, वो प्रेसिडेंट जो देश का उनका प्रेसिडेंट है उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, ठीक है। 3000 मेंबर्स इस पार्टी से इलेक्ट होते हैं। देन सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। यहाँ पे भी देखिए आर्मी का जो इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है। आर्मी का यहाँ पे भी आ गया चाइना में। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उनका अप्रूवल चाहिए आपको इलेक्शन में आने के लिए। देन ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 and 3। जो इनका मेंबर होंगे और उनका जो 8 अलाइड जो पार्टी है, मेंबर जो पार्टी है, उनके ही अगर हो गए उनके रिलेशन में, तो ही आपको अलाउ किया जा सकता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो 2002 and 3 में जो इलेक्शन हो रहा था। देन द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे आप जिस भी पार्टी से हो या नहीं, लेकिन वहाँ के में गवर्नमेंट कौन सी पार्टी में फॉर्मेशन होगा, कौन सी पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ पे इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप जो होता है, कम्युनिज्म वहाँ पे भी चलता है और कुछ नहीं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। चलिए बात करते हैं मेक्सिको का। 1930 उसका जो इंडिपेंडेंस के बाद मेक्सिको जब से इंडिपेंडेंस हुआ, होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। मेक्सिको में इलेक्शन कितने साल में होता है? एक बार 6 साल में, 6 years में, ठीक है। मैक्सिको में इलेक्शन होता है 6 साल, 6 years में। टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, वहाँ पे उनका प्रेसिडेंट को इलेक्शन करने के लिए इलेक्ट करने के लिए 6 साल में इलेक्शन होता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। वहाँ पे ना मिलिट्री रूल आया, जिस तरह के चाइना में भी कुछ इन्फ्लुएंस रहता है मिलिट्री का एंड कम्युनिस्ट पार्टी का, ओके। ना ही डिक्टेटरशिप, जिस तरह के जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब और चिली में चलता है डिक्टेटरशिप, उसमें वहाँ पे लेकिन मेक्सिको में इस तरह की
कोई दिक्कत नहीं है। मेक्सिको में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल लिखा गया है, ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज ओन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। 2000 साल 2000 तक जो इलेक्शन हो रहा था 1930 के बाद से, इंडिपेंडेंस जब से वो पाया, तो 2000 तक वो इलेक्शन PRI नाम का एक पार्टी होता है उनका, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी उल्टा है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी वो इलेक्शन ही जीत के आ रहा था, कंटिन्यूसली इलेक्शन जीत के आ रहा था। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। वहां पे भी ऑपोजिशन थे उनके वहां, लेकिन वो कभी जीतने के लिए सक्षम नहीं हुए, ठीक है, बट नेवर मैनेज टू विन, ठीक है। द PRI जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है वाज नोन टू यूज मेनी डार्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो यहाँ पे जिस तरह के उस मेक्सिको में क्या हुआ, जो PRI पार्टी है वो बहुत सारा डार्टी पॉलिटिक्स जो खेलते हैं, सभी बहुत सारा ट्रिक्स होता है जो कि लीगलाइज नहीं, एथिकल, जो इसको हम बोलते हैं इलेक्शन में। अगर इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी जो इलेक्शन में जो एथिकल नहीं है उस तरह की वो पॉलिटिक्स, डार्टी पॉलिटिक्स वो करते हैं, डार्टी स्कीम्स लाते हैं, बहुत सारा इस तरह की वो पैसा जो उनका वो क्या बोलते हैं उसको, जो रैलीज होता है उनका, रैलीज में वहाँ पे बहुत पैसा लगाते हैं और वहाँ को ऑपोजिशन को डोमिनेट करते हैं वहाँ पे। और क्या करते हैं, मीडिया का कंट्रोल ले आते हैं अपने अंडर। अगर मीडिया उनके बारे में कुछ बोलेगा तो फिर मीडिया को बैन किया जाता है वहाँ पे। तो सिर्फ गवर्नमेंट के अच्छे जो वो काम है वो ही बोलो, जो गवर्नमेंट का अच्छे काम है, लेकिन गवर्नमेंट की सरकार वहां पे अगर कुछ गलत कर रहा है उसके बारे में अगर मीडिया बोलता है तो मीडिया को वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए ही एक ही पार्टी लगातार जीत के आ रहा है इलेक्शन, और इसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं क्या? ना ही ये बोलता है क्या, ना ही हम मिलिट्री रूल के अंडर आए, ना ही डिक्टेटरशिप के रूल जो होता है उसके अंडर आए, हम तो कंप्लीटली डेमोक्रेसी है। लेकिन आप जिस तरह से इलेक्शन जीतते हैं, लगातार इतने सालों से एक ही पार्टी शासन करके आ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी है? इसको हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन इस स्टेट को दे सकते हैं क्या? भाई नहीं दे सकते। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम बोलते हैं ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको आप मैन पावर यूज करेंगे, आप मनी पावर यूज करेंगे, आप अपना जो इलेक्टोरल पावर वहां पे है, जिस दम पे हम सरकार में बैठे हैं, सरकार का जो गवर्नमेंटल पावर जो है, आप उसको यूज करेंगे, उसको यूज करके आप दबाएंगे, मीडिया को दबाएंगे, आप प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट अगर हो रहा है आपके एग्नेस्ट कहीं पे, उसको दबा के आप क्या करें, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डालेंगे। इस तरह के करेंगे जो इमरजेंसी में दौरान हो रहा था इंडिया में। तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर करेंगे आप, तो क्या उस इलेक्शन को, और आप इलेक्शन फिर लाते हैं, इलेक्शन में इस तरह की एक्टिविटीज करके जीत जाते हैं लगातार। तो क्या उस टाइप का इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोल सकते हैं क्या? इलेक्टोरल सिस्टम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए क्या इस तरह की ही प्रोविजन होंगे? इस तरह के प्रोविजन जो हो रहा है सही है क्या? नहीं। तो इसको नहीं बोल सकते हैं जिस तरह की चल के आ रहा था मेक्सिको में। मेक्सिको क्या, सभी प्राय देशों में इस तरह की होता है, हमारे देश में भी हो रहा है कहीं कहीं में, कुछ हिस्सों में हो रहा है ना। वन बतो यही है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो इस तरह का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ना इसमें मनी पावर यूज होगा, ना इसमें मैन पावर यूज होगा, ना इसमें बायस, मीडिया का बायसनेस रहेगा, ना इसमें मीडिया अगर आपके एग्नेस्ट क्या,
अगर आप कुछ गलत किए हैं, आपका डिसीजन मेकिंग में कुछ गलत हुआ है, देश के हित में नहीं है, वो पब्लिक के हित में नहीं है, जो सिटीजन होते हैं देश का उनके हित में नहीं है, तो वहां पे क्या किया होगा, वहां पे क्या किया जाएगा? वहां पे अगर मीडिया कुछ बोल रहा है आप जो काम किए हैं इसके बारे में बोल रहा है, अगर आपको लगता है वो आपके इग्नेस्ट में, आप इसको दबा दिए जा रहे हैं, और कहीं पे भी पब्लिक जो प्रोटेस्ट होता है वो हो रहा है, ठीक है, कहीं पे हो रहा है पब्लिक प्रोटेस्ट आपके जो काम के बारे में, तो आप वहां को इसको भी दबा देते हैं और उनको डराते हैं, ठीक है, जेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर सही काम किए होते तो इस तरह की आप एक्टिविटीज में नहीं लिप्त होते। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है तो क्या उस सरकार जो करंट गवर्नमेंट है वो पावर लूज करने का उसको भय रहेगा? उसको जो एक स्कैरनेस बोर होता है, ठीक है, जो कि हम पावर में नहीं आ सकते नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत हम करेंगे तो हम पावर में नहीं आ सकते हैं, तो उसको डर क्या रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होगा तो करंट जो गवर्नमेंट है वो पावर लूजिंग का डर उसको रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन, नेक्स्ट फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। वो क्या है? There are many instances of the denial of equal right to vote। बहुत सारे देश में क्या है? डिनाइल ऑफ वोट है, ठीक है। अगर इक्वल राइट टू वोट होता है, डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट में मतलब अगर हमारे देश में क्या 18+ जो नागरिक हैं उनको सिटीजन, उनको क्या वोट देने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे देश में इस तरह के प्रोविजन है। वुमेन जो वुमेन कम्युनिटी है तो उनको फीमेल कम्युनिटी, वुमेन कम्युनिटी, उनको वोट देने के लिए अधिकार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे, और अगर आप एक जो कम्युनिटी है उनको कंप्लीटली वोट देने से वंचित करते हैं उनका अधिकार को, तो वहाँ पे राइट टू इक्वल वोट में आया क्या? वो जो राइट टू इक्वल राइट टू वोट होता है, जो इक्वल राइट टू वोट, उसमें वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 तक, 2015 तक सऊदी में क्या हुआ रहता? सऊदी अरबिया में वुमेन को, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। 2015 तक ये था सऊदी अरबिया में कि लेडीज जो वुमेन है, वो महिला, वो वोट नहीं दे सकते हैं, सरकार नहीं चुन सकते हैं। और एस्टोनिया has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority, find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी लोग हैं, ठीक है, रशियन माइनॉरिटी जो है एस्टोनिया में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरबिया में देखिए वुमेन को बैन किया गया था 2015 तक, वो वोट देने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को वोट देने के लिए अधिकार नहीं दिया गया। और कहीं पे श्रीलंका का, चलिए श्रीलंका का बात करते हैं, हमारे पड़ोसी श्रीलंका से पहले और एक का बात करते हैं, फिजी का। फिजी एक कंट्री इन साउथ पैसिफिक। फिजी एक कंट्री है, फिजी कहां पे? साउथ पैसिफिक में। साउथ पैसिफिक में कंट्री है फिजी,
आइलैंड का कंट्री फिजी। वहाँ पे क्या किया जाता है, जो द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। ठीक है, इंडियन फिजी जो होते हैं, वहाँ पे जो इंडिया के जो लोग गए हैं वो जाके फिजी में रहे, इंडियन फिजी यहाँ पे लिखा गया है, इंडियन फिजी। वो इंडिजिनियस फिजी जो लोग हैं वो वहां पे जो पहले से रह रहे हैं, ठीक है, पहले से जो रह रहे हैं फिजी लोग, फिजी जो उस देश का जो पहले से बासिंदा है जहाँ उनका, लेकिन जो माइग्रेट होके गए हैं हमारे देश से, इंडियन, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडियन फिजी। ठीक है, इंडियन फिजियन जो है, इंडियन फिजियन, उनका वोट को लेस प्रायोरिटी दिया जाता है। इनके हिसाब से, इंडिजिनियस फिजियों के हिसाब से। तो यहाँ पे भी समान अधिकार नहीं मिल रहा है वोट के, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उनका वोट का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, रैशनलाइज होगा। यहाँ पे जो उनका देश का वोट होगा वो एक होगा बैलेट में, और इंडिजिनियस जो इंडियन फिजी है, जो फिजियन इंडियन फिजियन, उनका वोट एक बैलेट में होगा। तो वहाँ पे कंपैरिजन हो गया वोट में, रेशियो होगा उनका, अगर 3:1 रेशियो में बांटा जाता है, उनका 3 होता है, इंडियन फिजियन का 1 रेशियो में काउंट किया जाएगा। तो क्या उनका वैल्यू इक्वल आया दोनों का, अगर वो उस स्टेट जो कंट्री का सिटीजन है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वोट देने में, तो क्या 1 वैल्यू आ रहा है उनका, 1 वोट का, उनका वोट का वैल्यू सेम नहीं है। तो ये भी जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है, इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र क्या है, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है कि डेमोक्रेसी में एक जो वोट देने का अधिकार जिसका है, जिसका एज हो गया है, जो अडल्ट है, वोट देने के लिए एलिजिबल है, तो उसका एक वोट का वैल्यू समान है सभी से। ठीक है, और एक है तमिलनाडु, जो तमिल लोग रहते हैं ना, उसके बारे में कहीं पे लिखा था, लेकिन तमिलनाडु में था शायद, जो तमिल लोग हैं जो श्रीलंका गए हैं, उनको भी अधिकार नहीं दिया जाता है वहाँ पे वोट देने में, सरकार चूज करने में। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। ओके, रूल ऑफ लॉ, और एक फीचर क्या है, रूल ऑफ लॉ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। Next one is rule of law and respect for rights. Rule of law and respect for rights. Next picture. Okay. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. 1980 में जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस पाया, जो वाइट माइनॉरिटी होते हैं उनसे इंडिपेंडेंस पाया 1980 में जिम्बाब्वे। ठीक है, सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANUPF। ZANUPF। ठीक है, जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस पाने के बाद से अभी तक एक ही पार्टी रूल कर रहा है वहां पे, वो है ZANUPF। ठीक है, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, वही यही पार्टी
जैसे हमारा नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, तो इलेक्शन मैंने सभी इलेक्शन प्रचार में क्या बोलते हैं, हम देश को जो स्वाधीनता दिए थे, इंडिपेंडेंस दिए थे, हमारा बलिदान दिए थे हमारा पार्टी ने। तो इस तरह की एजेंडा लेके ये लोग भी वहाँ पे इलेक्शन लड़के जीत रहे थे। और इंडिपेंडेंस के बाद 1980 के बाद अभी तक यही पार्टी रूल वहाँ पे करता है इलेक्शन जीत के। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन बाय ZNUPF। इलेक्शन हो रहा है और कौन जीत रहा है, ZNUPF रेगुलरली हो रहा है और जीत रहा है वो प्रेसिडेंट मुगाबे। ठीक है, प्रेसिडेंट उनका प्रेसिडेंट मुगाबे। इस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, मुगाबे, जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। यहाँ पे आ गया अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस वो भी करते हैं। ठीक है, over the years this government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable। उन्होंने क्या किया, संविधान को बहुत ही बार चेंज किया है। इस तरह के वो चेंज किए हैं, उस तरह के वो अमेंडमेंट किए हैं संविधान को कि वो पावरफुल रहेंगे। ठीक है, सभी पावर प्रेसिडेंट के पास होगा, लेकिन वो लेस अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबल टुवर्ड्स हुम, द पीपुल ऑफ जिम्बाब्वे। पीपुल जो जिम्बाब्वे के लोगों के तरफ वो लेस अकाउंटेबल रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र क्या है, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेबिलिटी ना। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, जो चुनिंदा सरकार है वो अकाउंटेबल है, टुवर्ड्स हुम, द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो यहां पे इस तरह के वो अमेंडमेंट जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए कि वो मोस्ट पावरफुल रहेंगे, ठीक है, लेकिन लेस अकाउंटेबल। तो फिर वो उसको बोलते हैं मतलब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओवर द इयर्स गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। उनका जो ऑपोजिशन, वहां पे ऑपोजिशन को दबाया जा रहा था, तो उनका जो मीटिंग हो रहा है ऑपोजिशन का, उनको दबाया जा रहा है और उनको हरासमेंट किया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के एग्नेस्ट, उसको इलीगली वो अनाउंस किए देते हैं कि ये इलीगल है और उनको जेल में लाके डाल देते थे। ठीक है, वहां पे देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहां पे आप प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं, उनका जो एक्टिविटीज है वो जो कर रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते वहां पे। कहां पे, जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट साहब को। अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं तो वो इलीगल है, आप क्राइम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो फिर टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। माने वहां पे क्या हुआ, टेलीविजन और रेडियो सब उनके कंट्रोल, सरकार के कंट्रोल में। यही होता है हमारे यहाँ पे, तो कोई कुछ भी वक्त देता है सोशल मीडिया में, और कोई न्यूज़ चैनल में हो, अगर रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल, वहाँ पे तो सरकार के अगेंस्ट भी आता है, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे अगर आप बोल दिए ना तो आप गए जेल में। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. Okay, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, वो जो इंडिपेंडेंट जो सरकार के एग्नेस्ट छाप रहे थे, सरकार ने इस तरह का काम किया है, इससे गलत किया है, ये देश के हित में नहीं है डिसीजन मेकिंग, तो उस जो जर्नलिस्ट थे वो छाप रहे थे, उनको भी वो हरास करने लगे सरकार। अगर आप छापते हैं तो आप हरास्ट होंगे और आपका
जिन्हें अगर दिक्कत वहाँ पे हो जाएगा। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड ओके प्रेशराइज द जजेस। अगर सरकार के अगर कुछ गलत कर रहे हैं वहाँ पे जुडिशियरी ने क्या किया, इंटरफेरेंस लिया और सरकार के गलत फैसले से इंटरफेरेंस लेके जुडिशियरी कुछ सुनवाई कर रहा है तो उसको वो बोल रहे हैं कि हम आपका जजमेंट को हम नहीं मानते हैं, ठीक है। देन वो प्रेशराइज करते हैं जजेस को, जहाँ कि यह तो न्यूट्रल सिस्टम है, जो जुडिशियल न्यूट्रल सिस्टम है, आप उनको ना ही प्रेशराइज कर सकते हैं ना ही उनका जजमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में ये होता है। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल ले, इस डिक्टेटरशिप जहाँ पे होगा इसका एग्जाम्पल हम ले गए ना, उसका डिक्टेटरशिप रूल वहाँ पे चल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक द एलिफेंट टीथ। Then the example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, right? But it is not sufficient. अगर आप इतना पॉपुलर हो रहे हैं तो ठीक है, पॉपुलर रूलर जो होते हैं, लीडर होते हैं, वो चाहिए हमको, लेकिन इतना भी आप अगर सब गलत काम करेंगे तो पॉपुलर होकर आपका क्या फायदा। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी ऑन डेमोक्रेटिक। इस तरह के एक्टिविटीज अगर पॉपुलर होकर वो बार बार जीत के आएंगे, उनको हराने के लिए कोई नहीं होगा, फिर वो क्या करेंगे, इस तरह के एक्टिविटीज करेंगे, ऑपोजिशन को आने ही नहीं देंगे, मनी पावर यूज करेंगे, मैन पावर यूज करेंगे, वहां पे क्या होगा, ऑन डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा। नहीं सही ना, राइट इस तरह से ही चलता है। तो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जुडिशियरी को वहाँ पे। एवरीवन शुड इक्वल इन दिस आइज ऑफ लॉ, दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी के सामने के लॉ के सामने के जुडिशियल लॉ के सामने सब इक्वल है, लेकिन वहाँ पे तो जुडिशियरी को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जुडिशियरी का जजमेंट क्या फिर वो सुनेंगे। इस तरह से बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे देश में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। इसीलिए ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अगर रूल ऑफ लॉ की बात में हम करेंगे, रूल ऑफ लॉ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वे रूल ऑफ लॉ, ओके। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर डेमोक्रेटिक है, आप एक लोकतांत्रिक सरकार है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, उस देश का संविधान के द्वारा जो लॉ बनाया गया है, आप उसी के दायरे में ही रह के काम कर सकते हैं, ना कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है उसको चेंज करेंगे, आप उस लॉ के एगेंस्ट जाएंगे, ना ही जुडिशियरी के एगेंस्ट जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है ना ये प्रोविजन की जुडिशियरी सिस्टम वहां पे रहेगा। अगर लेजिस्लेटिव सिस्टम होगा देन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी भी वहां पे रहेंगे। तो एग्जीक्यूटिव, आप तो लेजिस्लेचर चुन के आएंगे, आके एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आप ले लेते हैं, जिन जुडिशियरी को आप नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे। तो यहाँ पे इस तरह कैसे चलेगा, नहीं हो सकता है ना। सिटीजन के राइट, आप सिटीजन्स जो राइट है, उस देश के नागरिकों का जो राइट है, अधिकार है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के नहीं होता है, इस तरह, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। बार बार हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। वहाँ के लोगों को, जो सरकार को लोग ही, उस देश के लोग ही चुनते हैं ना। तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस
डेमोक्रेटिकल फॉर्म में क्या होता है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ठीक है, जो रूलर चुन के आएगा पीपुल के द्वारा, जो उस देश के सिटीजन के द्वारा, वो उस देश के हित में जो जो बड़ा बड़ा डिसीजन है वो ले सकता है उस रूलर ने, उस सरकार ने। देन इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन क्या ऑफर करता है आपको? ये ऑफर करता है कि अगर जो करंट रूलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो उस काम उसका सही नहीं है, वो आपके हित में, तो देश का हित में काम नहीं कर रहा है, आपका सिटीजन का राइट को ध्यान में रखते हुए काम नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप रूलर को चेंज कर लेंगे ना। नेक्स्ट साल जो इलेक्शन आएगा नेक्स्ट कमिंग ईयर में, वहां पे क्या होगा, इलेक्शन में आप उसको चेंज कर लो भाई, हटा दो उसको, काम खत्म, क्यों इतना माथा पीटी करना है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेल टू ऑल द पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस। ठीक है, इक्वल बेसिस में इस चॉइस जो हटाने का चॉइस है सब कुछ, वो सभी के लिए समान होना चाहिए, ना कि जिस तरह के सऊदी में हो रहा था 2015 तक, जैसा फिजी में हो रहा था, तो ना कि इस तरह का एक्टिविटीज होगा कि एक कम्युनिटी को मिल रहा है अधिकार तो एक कम्युनिटी को उससे हम बाहर रख रहे हैं। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right। ठीक है, बेसिक रूल, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। अब जिस सरकार में आई है, जो भी है आई है, आप चेंज नहीं कर, उसमें आप हाथ नहीं दे सकते हैं, ना ही उस देश का सिटीजन का राइट को आप वायलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन आइए जानते हैं व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये जान चुके हैं हम। तो अभी व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है? Why democracy? Debating merits of democracy। ओके, डेमोक्रेसी क्यों है? देखिए, डेमोक्रेसी अगर नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा तो हम हमारा सरकार कैसे चुनेंगे? हमारा द्वारा कैसे सरकार चुना जाएगा? क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही है ना? फिर कुछ बोलेंगे सरकार, हाँ ठीक है, सरकार चुनने का अधिकार हमको मिल गया, सही है, सरकार हम चुन लिए, सही है। क्या सरकार उस डेमोक्रेटिक जो मशीनरी है, डेमोक्रेटिक मशीनरी में क्या करप्शन नहीं होता है? हम तो बहुत हो रहे हैं ना करप्शन, सभी मानते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो करप्शन ज्यादा ही है, मोनार्की सिस्टम में तो नहीं होगा। उनको तो पता है भाई हमको खाना ही खाना है, लेकिन यहाँ पे क्या, हम 5 साल के लिए आएंगे तो बहुत कुछ खा लेंगे, तो करप्शन ज्यादा है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है करप्शन ज्यादा है, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता है, मनी पावर का इस्तेमाल होता है, मैन पावर का इस्तेमाल होता है। फिर क्या होता है, इलेक्शन फेयर नहीं होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। कहीं कहीं जगह में एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीत के आ रहा है, जब भी हम जानते हैं कि वो क्या काम सही नहीं, काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो मनी एंड मैन पावर का यूज करके क्या कर रहा है, बार बार चुनाव जीत के आ रहा है। क्या ये गणतांत्रिक सही है या मोनार्की सिस्टम था तो सही था, और डिक्टेटरशिप थे साथ था तो सही था? क्या सही है? नहीं ना। आपको क्या लगता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम सही है या डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम सही है? बोलिए, कमेंट में बोलिए।
आर्गुमेंट्स एगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट दे देंगे अगर हम एगेंस्ट डेमोक्रेसी, एगेंस्ट डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, लीडर चेंज होते हैं डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी होता है क्या, इंस्टेबिलिटी, एक ही लीडर होगा तो स्टेबिलिटी रहेगा सारा जीवन के लिए, एक ही लीडर। मान लीजिए हम जिस दिन से हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट होके इंडिपेंडेंस पाया, उसी दिन से मतलब सारे जन्म के लिए एक ही लीडर होगा, जब तक वो जिया होगा वो ही होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा ही होगा। तो एक हायरार्की बेसिस में जो होते हैं उस टाइप का वो सरकार चलाएंगे। तो क्या सही है? डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम एवरी 5 साल में सरकार चेंज कर लेते हैं भाई। अगर हमको हमारा काम सही, उस सरकार का काम सही नहीं लगा तो हम क्या करते हैं, नहीं भाई आप नहीं चाहिए और कोई आएगा, तो यहां पे हम सरकार चेंज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाता है। ये एगेंस्ट डेमोक्रेसी हम बोल रहे हैं, एक से पॉइंट है। और एक पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी, यहां पे कौन मोरालिटी को देखता है, कौन अपने आत्म को कौन जाके झांक के देखता है कि भाई अब मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। यहां पे तो पॉलिटिक्स इतना गंदा हो जाता है, जो डाक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, यही होता है ना डेमोक्रेसी में, जीतने के लिए पॉलिटिकल पावर का यूज किया जाता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट जीत के आ गया, अगर उनका कोई पुराना दुश्मनी होगा तो वो क्या करेंगे, यहां पे पॉलिटिकल जो पावर उनके पास है वो यूज करेंगे। फिर मैन पावर यूज होता है, फिर मनी पावर इलेक्शन के टाइम। तो वो क्या करे, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या समझता है, मैं दूसरे बार भी आना चाहता हूं, इसीलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं आपको पता है, रातों रात काम हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे मोरालिटी को कौन ध्यान देगा, यहाँ पे तो सब पावर के पीछे भागने के लिए हैं। तो डेमोक्रेसी के एक ही, डेमोक्रेसी एगेंस्ट में एक भी, ये भी एक पॉइंट आता है ना, हम इसको भी एक पॉइंट मान सकते हैं। फिर सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेज। यहां पे क्या है, डिले, डिलेज है। कैसे डिले, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है डेमोक्रेसी में। एक जो आदमी है वो डिसीजन नहीं ले सकता है, ले सकता है नहीं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो एक डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कितना, बहुत ही टाइम लग जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं सरकारी काम में बहुत देरी है, इसीलिए बोलते हैं ना। तो डिलेज है यहाँ पे, ठीक है, इतना सारा इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का तो डिले आएगा ही आएगा। देन डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, करप्शन। करप्शन बहुत हाईलाइटेड चीज है करप्शन ना। तो डेमोक्रेसी में ही करप्शन होता है, और कहाँ पे होगा। आपको सरकारी एक जॉब पाना है, स्टेट्स, कुछ स्टेट्स सर्विसेज के बारे में भी आ रहा है न्यूज में ना, घोटाला हुआ है। जॉब पाने के लिए, प्रमोशन के लिए भी पैसा चाहिए, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के लिए भी पैसा चाहिए, और टेंडर के लिए भी हमको पैसा चाहिए। तो ये सब हो रहा है, ये सब न्यूज में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
तो करप्शन यहाँ पे लीड करता है ना नहीं डेमोक्रेसी में? अरे कर रहा है नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख के दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। तो फिर एक बड़ा पॉइंट है करप्शन, डेमोक्रेसी अगेंस्ट द डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, करप्शन। देन ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि हम सरकार चुनते हैं, हम खुद सारे लोग देश के लोग सरकार चुनते हैं। भाई एक मान लीजिए एक आदमी दूसरी क्लास तक, दूसरी कक्षा जो है स्टैंडर्ड 2 तक पढ़ा ही नहीं है, वो कभी स्कूल अपने लाइफ में गया नहीं है, लेकिन 18 साल तक आते आते वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसको सिर्फ मतलब क्या है, वो काम करेगा, खाएगा, फिर घर आके सो जाएगा, ठीक है। वो डेली बेसिस में काम करेगा, फिर मजदूरी करके सो जाएगा खा के घर पे। फिर उसको क्या पता देश दुनिया में क्या चल रहा है? अगर वो वोट देने जाएगा, वो क्या सही कैंडिडेट चुन पाएगा? या अगर उसको कुछ पैसा मिल गया होगा, वो पार्टी ने कुछ पैसा उसको रात में आके दे दिया, आई रख इतना पैसा, लेकिन कल सुबह जाके वोट मेरे ही पार्टी का बटन दबाना, मेरे ही सिंबल को, तो क्या होगा वहां पे? क्या वो लोग सही है? क्या उसके पास सही सक्षम है अपना उम्मीदवार चुनने के लिए, सरकार चुनने के लिए? तो एक बड़ा मेजर पॉइंट है, सही है ना? मेजर पॉइंट ये भी है ना। तो एग्नेस्ट द डेमोक्रेसी कुछ इस तरह से पॉइंट्स निकल के आते हैं, राइट? चलिए, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, एग्नेस्ट द डेमोक्रेसी चल गया। फिर फॉर डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी के बारे में चलिए बात करते हैं। फॉर डेमोक्रेसी, चाइनास फमाइन कब हुआ था? 1958 से लेकर 1961, चला 61 तक हुआ था। 62 में एक आके हमारे साथ युद्ध करके हमारा ले गए सियाचिन में, अक्सई चिन साले। तो फेमाइन क्या है पता है? फेमाइन एक्सट्रीम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम स्कार्सिटी जो होता है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, भूखमरी। तो चाइना में फमाइन आ गया 1958 से लेके 1961 तक वो था। वो वहां पे इतना बड़ा भूखमरी आया था, फूड सिस्टम मतलब उनका जो फूड रिजर्वेयर है वो कोलैप्स हो गया था। गोडाउन में उनका फूड नहीं था, प्लेंटी अमाउंट ऑफ फूड नहीं था। फिर इतना बड़ा लोग, कितना लोग थी, शायद 3 करोड़ डाटा है इसमें, 3 करोड़, नियरली 3 करोड़ से डाइड इन फेमिन। 3 करोड़ लोगों का डेथ हो गया फेमाइन के चलते, भूखमरी के चलते। तो चाइना में तो कम्युनिस्ट सरकार सब हर साल के लिए ही है ना, वो उसके जितना भी पार्टी है उनका अलाइड जो है वो ही चल के आ रहा है ना, और कोई तो वहां पे नहीं है, कोई तो जीत नहीं सकता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही सरकार वहां पे है, तो एक ही सरकार रिपीट हो रहा है। फिर एक क्यों हुआ? अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, फिर फॉर डेमोक्रेसी में कैसे ये जो, अगर चाइना इतना बड़ा स्ट्रांग है, उनका एक ही सरकार है, यहाँ पे तो हम इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे हो गया है? तो स्टेबिलिटी है, एक ही सरकार रिपीट हो रहा है, वहां पे एक ही पार्टी का सरकार आ रहा है। तो यहाँ पे ये भूखमरी कैसे आ गया? क्या उनको पता नहीं था? यहाँ पे तो इंस्टेबिलिटी है ना, यहाँ पे तो सभी डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, कैसे होगा? 5 साल में तो ये चले जाएंगे, फिर एक सरकार आएगा, फिर क्या वो हैंडल कर पाएगा या नहीं सिचुएशन को? वो जिस पोजीशन में छोड़ के दूसरे सरकार गया होगा,
लेकिन यहाँ पे तो एक ही सरकार चल रहा है। इस तरह का कैसे हो गया? फेमाइन कैसे आ गया? 3 करोड़ लोगों का कैसे डेथ हो गया? लेकिन भारत में तो ऐसे कभी नहीं हुआ। भारत के लोग तो इस तरह के कभी फेस नहीं किए हैं दिक्कत। क्यों? चलिए जानते हैं। भारत में हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, 5 साल में जब एक सरकार रिपीट होके आता है तो वहां पे जो सरकार का स्कीम से वो देश का हित में ही बनाता है, देश के लोगों का हित में देखकर बनाता है, और वो देखता है देश में कितना कुछ रिजर्व है या नहीं, यहाँ पे क्या फाइनेंशियल कोलैप्स हमारे देश में हो सकता है, फाइनेंशियल स्कार्सिटी और फूड स्कार्सिटी क्या हो सकता है, क्या देश बैंकरप्ट हो सकता है, नहीं। इसके हित में देख के वो स्कीम्स बनाते हैं, फिर वो देश को इस तरह से चलाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, जो हम बोलते हैं बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो डिलेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइंड भी आता है, इतना इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत माइंड आएगा, बहुत लोगों का माइंड गैदर होगा, तो इसमें बहुत सारा आइडिया डेवलप होगा। ठीक है, अगर एक सरकार ने एक स्कीम बनाया है जो कि लोगों के ही हित में है, लेकिन दूसरी सरकार क्या जो आएगा वो देखेगा और थोड़ा बेहतर स्कीम में बना सकूं ताकि लोगों का ज्यादा कुछ होगा हित में, तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे कभी भी इस तरह की चीजें देखने नहीं मिलता है। अभी तक तो नहीं मिला है, उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं मिलेगा। तो डेमोक्रेसी का एक फायदा ही है ना, जब 5 साल में सरकार चेंज होता है तो फायदा ही कराता है ना हमको। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। तो यहाँ पे जब चाइना में एक हो गया, उसका सरकार, यहाँ पे तो मीडिया भी रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पता है ना आपको, कोविड के चलते मीडिया की उनका डेथ रेशियो जो रेशियो था वो बता नहीं सकते थे कोई दुनिया को, वहां पे कुछ भी वो बोल नहीं सकते थे, बिकॉज उनको वहां पे मीडिया रेस्ट्रिक्टेड है। सरकार जो बोलते हैं सही वो सरकार के हित में ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते हैं वो। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या उनका सरकार को कि ऐसा क्यों हुआ, 3 करोड़ लोग क्यों जान गवा बैठे, वो नहीं बोल सकते हैं। क्यों? वो अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है। हमारा देश में कुछ होगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतना सुंदर है डेमोक्रेसी, बहुत सुंदर है यार। खामोखा लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से हम मेंटेन करके रखें तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमको बहुत कुछ दे के गए हैं। हमारे पूर्वजों ने जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी था, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, उन्होंने बहुत कुछ दे के हमको गए हैं। उनका जो दे के वो गए हैं उसको हम अच्छे तरीके से, हमारा काम यही है कि मेंटेन करते हुए रखे, सही तरीके से मेंटेन करें और उसको हम लॉयलिटी के तरह लॉयलिटी उसमें रख के वो काम को सही तरीके से निभाए, तभी ही हम एक सुखद जीवन जी सकते हैं। कभी हम डेमोक्रेसी का निंदा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देश इतना अच्छा एक सिस्टम में चलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम। अगर ये लोग जो यहाँ पे जो एक लोग है, जो गरीब लोग है, जो अनपढ़ लोग है, जिसके बारे में हम इसका एग्नेस्ट में बोल रहे थे अभी डेमोक्रेसी के एग्नेस्ट में, तो सरकार वो उसको पता नहीं है किसको चुनेगा, पैसा लेके वो वोट दे रहा है, तो कभी ना कभी तो उसको समझ में आएगा, अरे पढ़ाई नहीं किया है तो क्या हो गया, उसका जमीर तो एक है, वो तो बोलेगा मैं सही किया या गलत किया। क्या इंसानियत जो है, क्या इंसानियत सिर्फ पढ़ाई से आता है, सिर्फ इस किताब से आता है? नहीं यार, इंसानियत आता है अपने अंतरात्मा से। तो उसको पता है मैं सरकार किसको चुनूंगा, किसको वोट दूंगा, ताकि वो हमारे हित में जाके काम कर सकेगा और पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में
हमारे हित में जाके न्याय मांग सकेगा और हमारे डेवलपमेंट होगा, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगा, हमको सही स्वास्थ्य मिलेगा और हमको राशन मिलेगा और हमको सही आईन व्यवस्था में गठित होगा। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो सही है। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी को हम नींद नहीं सकते हैं। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे ऊपर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए ही तो बोला गया है। Thus democracy improves the quality of decision making. डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है डिसीजन मेकिंग में। हम इनडायरेक्टली डिसीजन मेक करते हैं, राइट ना। हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एमपीस, हमारा एमएलए, ठीक है, हमारा एमएलसी, ठीक है, हम जो एमपी एमएलए को हम चुन के वहां पे बिठाते हैं स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट्री में, तो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली हमारे ही पक्ष से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे तरफ से जाके देश के हित में ही कानून बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है thus a democracy improves the quality of decision making, right? Okay, then come to democracy enhance the dignity of citizens also. हम सर उठा के कहां पे जी सकते हैं? क्या मोनार्की जो डिक्टेटरशिप सिस्टम जहां पे है वहां पे चल सकते हैं? नहीं। वहां पे अगर वो सरफेरा होगा, उसका दिमाग घूम गया, तो वो बोलेगा जो वही ही होगा, क्योंकि उसको पता है मुझे चेंज करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, मैं जो बोलूंगा जो करूंगा सही है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक जो सिटीजन डिग्निटी के साथ अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकता है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरेगा। उसको पता है मैं जो कर रहा हूं, अगर सरकार ने अगर कुछ गलत किया है मेरे साथ, तो पिछले आने वाला चुनाव में वो सरकार को मैं गिरा सकता हूं। तो अगर सरकार सही मेरे साथ कर रहा है, मैं इससे उपकृत हो रहा हूं और इससे प्रॉफिट पा रहा हूं, मेरा बच्चे शिक्षा उत्तम जो शिक्षा पा रहे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ हम पा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही है, तो यहाँ पे वो अपना आत्मसम्मान के साथ, और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है, सरकार रोजगार दे रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े स्कीम्स भी ला रहा है, तो वो आत्म सम्मान के साथ जी सकता है, राइट ना। जैसे तो फाइनली हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर आप सुधर जाओ, कुछ गलत किया है तो उसको चेंज करो। अगर नहीं किए हम प्रोटेस्ट करेंगे, गलत किए आप, हम जानते हैं हमारे हित में नहीं है, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर उसके चलते आप सुधर नहीं गए, उसको गलत को सही नहीं किया, तो फिर हम आपको ही सुधार देंगे और चेंज कर देंगे। आप अगर सुधर नहीं गए, आप गलत को सही नहीं किया, बदलाव नहीं किए जो गलत किए हैं, तो आपको ही हम बदल देंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इससे ही चलता है। तो डेमोक्रेसी के बहुत पहले हम देख लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी का एक मूल मंत्र है क्या? डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। यहां पे हम कभी बोल सकते हैं, देखिए हम बोलते हैं हमारा देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, सही है, हमारा देश एक बढ़िया देश है, हमारा देश सोने का चिड़िया है जिसको हम बोलते हैं भारत माता जो बोल रहे हैं। इस देश में बहुत सारे सरकार है, बहुत सरकार आए भी, बहुत सरकार गए भी,
लेकिन अभी भी कुछ है जो कि इंप्रूवमेंट सरकार को करना है। जो सरकार अभी फिलहाल करंट गवर्नमेंट में जो है, जो सत्ता में है, अगर वो सही नहीं किया है तो सही कर ले, सही काम कर ले। ना ही उसका पार्टी के हित में वो काम करेगा, ना ही चुनाव को ध्यान में रख के वो काम करेगा, वो देश का हित में काम करेगा। जो भी डिसीजन लेगा वो देश का हित में होना चाहिए और इस देश का नागरिकों का हित में होना चाहिए। वो अपने पार्टी के फेवर में अगर कर रहा है तो भाई सुधर जाओ, वरना हम आने वाले चुनाव में आपको सुधार देंगे। तो यही नारा ही होता है सभी देशवासियों का, होता है ना। डेमोक्रेसी तो इसीलिए ही है हमारे देश में। तो एक डर रहता है सभी नेताओं के मन में, अगर हम सही काम नहीं किए तो फिर आने वाला चुनाव में हम ही नहीं रहेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, हमारा पोजीशन जीत के आ जाएगा। तो इसीलिए वो सही काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन इस देश में एक गरीब भूखे पेट ना सो के वो अपने जो जब रात को काम करके वो जो डेली लेबर करके आ रहा है, अगर वो भूखा पेट ना सो के, पानी के जो कपड़ा डाल के वो पेट में ना सो के, पानी का एक ग्लास पी के ना सो के, जो खाद्य जो सुषम क्वालिटी का खाद्य, गुड क्वालिटी का खाद्य जो फूड है उसको खा के जिस दिन सो जाएगा, भूखे नहीं सोएगा, यहाँ पे हंगर में लोग नहीं मरेंगे, भूखमरी में लोग नहीं मरेंगे, तो उसी दिन हम क्या मानेंगे? तो सही डेमोक्रेसी में हम हैं, हमारा गणतंत्र सही है, हम सच में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जी रहे हैं। और इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, कौन से कम्युनिटी जिस भी कम्युनिटी से हो, सभी को इक्वल यहाँ पे अधिकार मिलना चाहिए। फिर फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, सभी को वोट डालने का अधिकार भी समान मिलना चाहिए। सभी समान है वोट डालने के लिए, यहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म का लोग, सभी कम्युनिटी का लोग, सही है। तो फिर हम क्या मानेंगे? हम सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, फिर हम मानेंगे ना। देन एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, सबको सही समान इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन मिलने का अधिकार है यहाँ पे, राइट। और क्या? बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेस एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड ऑल्सो गुड हेल्थ सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज। तो सभी को शिक्षा, उत्तम खाद्य, उत्तम स्वास्थ्य पाने का अधिकार यहाँ पे है डेमोक्रेसी में। अगर मिल गया है हमारे देश को, अगर आपको लगता है सभी को ही मिला है, सभी के पास ये सुविधा है, सभी के पास अच्छे सभी एरिया में अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है, अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाता है तो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद सही मात्रा में, सरकारी पैरामेडिकल स्टाफ एंड सरकारी डॉक्टर मजबूत है जो मौजूद है। और गुड एजुकेशन, गुड क्वालिटी का एजुकेशन ऑल्सो, यहाँ पे गुड क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल रहा है, ना कि निम्न मान का एजुकेशन मिल रहा है। गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात कर रहा हूँ, जो कि कन्वेंट जो बोल रहे हैं कि कन्वेंट स्कूल में मिल रहा है और जो प्राइवेट स्कूल में जो मिल रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल का एजुकेशन को सब क्या बोलते हैं? नहीं, वो क्वालिटी उसका लो है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भी भेज रहे हैं सभी। तो सरकार अगर इसमें काम करता है, अगर सभी को गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देश में मिल रहा है, तो फिर हम मानेंगे कि हम सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, राइट। तो चलिए, ये था वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।